साथियों नमस्कार। भारतीय संविधान एवं राज्यव्यवस्था के अंतर्गत क्लासेज का क्रम निरंतर जारी है। मैं हूं लोकेश डागोर और आप देख रहे हैं पॉलिटी गुरुजी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज की जो क्लास है वो रहने वाली है मूल अधिकारों से रिलेटेड। मूल अधिकार जो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित हैं, इन सारे के सारे आर्टिकल्स में क्या वर्णित है वो सारा आज की हम क्लास में एक ही क्लास में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आपको दे दूं, वो सूचना ये है कि देखो मैंने प्रयास किया है कि आपको सारे जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल जो मूल अधिकार से रिलेटेड है वो एक ही क्लास में मिल जाए। लेकिन कोई साथी ऐसा है जिसको कि ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना है तो बिल्कुल नहीं घबराए। आप ये सोचो कि सर आपने सारे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 जो आपका मूल अधिकार वाला टॉपिक है वो एक ही क्लास में कवर करा दिया, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप YouTube पर जाएं और क्या लिखेंगे, पॉलिटी गुरुजी मूल अधिकार जैसे आप लिखेंगे, मैंने अलग से अनुच्छेद 12 से 35 अलग अलग आप देखेंगे। ये पार्ट फर्स्ट, उसके बाद आप 14 से 18 समानता का अधिकार सर्च करोगे, समानता का अधिकार आ जाएगा। ये स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अलग आ जाएगा। उसके बाद आप देखोगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी तरह आप देखोगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, आप देखोगे शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, बिल्कुल अलग अलग अच्छे तरीके समझा रखा है। लेकिन मैंने ये वीडियो जो बनाई है आज वाली वो आपके रीट 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे अच्छे लगे पॉइंट उनको दृष्टिकोण रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एवं जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप जो डेली वीडियो आ रही हैं उनको आप शेयर करें, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं और अच्छा कंटेंट लेकर आपको प्रतिदिन अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करूंगा। चलते हैं क्लास में। सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है मूल अधिकारों से, या ये कहूं कि जो मूल अधिकारों से पहला प्रश्न बनता है वो बनेगा आपका इसी स्लाइड से, जिसमें आप देखोगे कि अगर कोई ऐसा देश है जो सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात करता है तो वह है फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस वो देश है जिसने सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात की और नागरिकों को दिए। लेकिन अंतर क्या था? फ्रांस ने जो मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान किए उनको संवैधानिक मान्यता प्रदान नहीं हुई, और इसी कारण जो पहला देश जो मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है वो हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। दोनों बातें क्लियर हैं? वो पहला देश जो मौलिक अधिकारों को अपने नागरिकों को प्रदान करता है फ्रांस, लेकिन वह पहला देश जो अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करेगा अमेरिका है। और इसीलिए जब आप संवैधानिक स्रोत देखोगे ना भारतीय संविधान के, तो आपको पता है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार हमने किस देश से ग्रहण किए, या मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है वो हमने कौन से देश से ग्रहण की? आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका। ये आपका प्रश्न है, जिस हिसाब से प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको प्रयास किया है। चलते हैं अगले स्लाइड पर, और इस स्लाइड से इन तीनों बिंदुओं से प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्न बनते हैं। 3 प्रश्न है, ये जो 3 पॉइंट दे रखे हैं ये 3 प्रश्न है। किस प्रकार से है? सबसे पहला प्रश्न बनेगा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? आपका आंसर हो जाएगा सर भाग 3। क्लियर है? क्या हो जाएगा? भाग 3 हो जाएगा। इसके बाद अगर एग्जामिनर आपसे आर्टिकल्स की बात कर ले कि कौन से अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित है, आपका आंसर होने वाला है अनुच्छेद 12 से लेकर 35। क्लियर है? ये आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35। इसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? आपका आंसर हो जाएगा भाग 3। यहां एक कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन क्या है? कभी कभी एग्जामिनर भाग नहीं देता है और आर्टिकल्स पूछ लेता है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है, आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। क्या हो जाएगा? 21। और 21 में आप क्या पढ़ते हो?
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल अनुच्छेद 21। दोनों बातें मैंने जो अलग अलग है मैंने क्लियर कर दी है। अगर भाग पूछे एग्जामिनर आपका आंसर हो जाएगा भाग 3, लेकिन अगर अनुच्छेद पूछ ले मैग्ना कार्टा से रिलेटेड आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। क्लियर है? अब चलते हैं मूल अधिकारों की ओर। यहां से भी प्रश्न अच्छा बनता है। मैंने अभी आपको बता दिया था कि मौलिक अधिकारों को जो प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया है या ग्रहण किया है वो कौन से देश से ग्रहण किया है? आपका आंसर होने वाला है अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। इसके बाद जो अगला प्रश्न बनता है मौलिक अधिकारों से वो बनता है मूल संविधान को लेकर कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? आपका आंसर होगा सर 7। कब की बात की है? मूल संविधान, अर्थात जब इसको लागू किया गया था। और लागू कब किया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जब इसको लागू किया गया तो संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या हुआ करती थी 7। लेकिन अगला प्रश्न बनता है वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है सर 6। कितने हैं? 6। तो कोई ना कोई ऐसा एक मौलिक अधिकार है जो कम हुआ है। कम जो हुआ है वो हुआ है सर संपत्ति का अधिकार। कौन सा हो गया? संपत्ति का अधिकार है जिसको एक भारतीय संविधान में संशोधन किया जाएगा। और यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित था उसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वां संविधान संशोधन होगा। और ये कब हुआ? ये हुआ 1978 में। और इसमें जो अनुच्छेद 31 में वर्णित आपका संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार हुआ करता था उसको ये भी पूछता है एग्जामिनर कि वर्तमान में ये मौलिक अधिकार जो मौलिक अधिकार था अब एक सामान्य कानूनी विधिक अधिकार बन गया है, लेकिन कौन से अनुच्छेद में है? आपका आंसर होगा 300A। कौन सा होगा? 300A। एक एक बात क्लियर है। मूल अधिकारों की संख्या जो मूल संविधान में अधिकारों की संख्या थी 7, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। एक मौलिक अधिकार जो हटा दिया गया है वो अनुच्छेद 31 में वर्णित था संपत्ति का अधिकार जो वर्तमान में अनुच्छेद 300A में है। और इसको 44वां अमेंडमेंट किया जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इसको हटा दिया जाएगा। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद होने हैं। क्लियर है? एक एक मौलिक अधिकार पर चर्चा कर लें एक बार। यस, देखिए सबसे पहले वो 7 मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान में थे कब लागू होने के समय? तो देखिए सबसे पहले था समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में है। ये स्लाइड भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहां से एग्जामिनर आपसे सुमेलित करवाने वाला अच्छा प्रश्न पूछ सकता है। एक साइड आपको अधिकार दे देगा और दूसरी साइड आपको उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स दे देगा और आपसे सुमेलित करवाने वाला प्रश्न पूछ सकता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इस प्रकार ये जो मौलिक अधिकार हैं जब भारतीय संविधान को लागू किया गया था तो इनकी संख्या होती थी 7। अब चलते हैं वर्तमान में मौलिक अधिकार। तो वर्तमान में सर कितने हैं? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है केवल और केवल 6। कितनी है? 6। एक हट गया तो कौन सा हटा? अनुच्छेद 31 में वर्णित जो संपत्ति का अधिकार था ये संपत्ति का अधिकार हट गया है। अब वर्तमान में कहां है? 300A में है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 भी आपको इससे याद रखना है। अब वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या रह गई है 6। क्लियर है? अब 6 मौलिक अधिकारों में से एक एक आर्टिकल को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्लियर? सबसे पहले चलेंगे समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं सारी बातों पर अच्छे से चर्चा करेंगे।
आप वीडियो में लास्ट तक रहें। एक भी प्रश्न आपका मौलिक अधिकारों से छूटने वाला नहीं है। आप 100% जो भी प्रश्न पूछा जाएगा रीट में उसको सही करके आओगे, बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। क्लियर है? यस। अनुच्छेद 14, सबसे पहले बात करें अनुच्छेद 14 पर। अनुच्छेद 14 में आपको विधि के समानता, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर आपको विभेद किया गया है। किसी प्रकार का मतलब विभेद, प्रतिषेध किया गया है, रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 16 की अगर मैं बात करूं तो 16 में आपको पता होगा आपका क्या है, लोक नियोजन में अफसर की समता। 17 में है आपका अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। 1 मिनट, एक कॉल है, 1 मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होगा आपको। जी चलें भाई। यस, देखिए जो आपका समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 पांचों एक बार थोड़ा सा सरसरी निगाह से सुमेलित करवाने वाला अच्छा प्रश्न बनेगा। तो ये बात मैंने क्लियर कर दी। अब इसमें कुछ अपवाद हैं। क्या क्या अपवाद है वो आप एक बार देख लें। सबसे पहले चलते हैं अनुच्छेद 14 पर। अनुच्छेद 14, 1 मिनट, थोड़ा सा वेट करें, कॉल आ रहा है बार बार। यस, सबसे पहले जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 14। 14 में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग वीडियो रहने वाली है नहीं। अनुच्छेद 14 की बात करें तो देखो सिंपल सा प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा अनुच्छेद 14 से विधि के समक्ष समानता। प्रश्न पूछ लेगा विधि के समक्ष समानता भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में वर्णित है? आपका आंसर हो जाएगा सर अनुच्छेद 14। एक प्रश्न तो यहां से ये बनता है। क्लियर है? इसके बाद देखो अब विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है? विधि के समान समानता का मतलब होता है सभी लोगों के साथ समान व्यवहार, सभी लोगों के साथ समान कानून होगा नहीं होगा भाई, सभी के साथ आपको समान कानून लागू करना है। अब ये जो बात है, आप कुछ आर्टिकल देखते हो भारतीय संविधान में जिसमें एक आर्टिकल आपको पता होगा जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल उन पर किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया, जिसमें आप दीवानी फौजदारी मामलों की अलग अलग कंडीशंस हैं, डिटेल्स आपको बाद में बताऊंगा, वो आप लागू नहीं कर सकते, चलाई नहीं जा सकती हैं। तो वो एक आर्टिकल है, इसमें कुछ अपवाद भी आप याद रख सकते हैं। अपवाद क्या क्या हो सकते हैं? तो अपवादों के लिए आपको पता होना चाहिए एक आर्टिकल है 361। कौन सा है? अनुच्छेद 361। ये राज्यपाल और राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्रदान करता है। किसको? राज्यपाल को और राष्ट्रपति को। एक आर्टिकल आप देखोगे अनुच्छेद 105। कौन सा है? अनुच्छेद 105 में क्या है, जो संसद के सदस्य हैं उन संसद के सदस्यों को सामान्य नागरिकों की अपेक्षा क्या प्रदान है? विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके बाद एक आर्टिकल है अनुच्छेद 194। कौन सा है? 194। और 194 में आप देखोगे राज्य विधानमंडल के जो सदस्य है ना, अर्थात एमएलए हैं, उनको सामान्य नागरिकों से विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब आप कहोगे सर जब इनको विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं तो फिर कानून के समक्ष समानता कहां है? तो मैं बार बार कह रहा हूं ये अपवाद है। दूसरा, विधि के समक्ष समानता वाला कॉन्सेप्ट हमने कहां से ले लिया? वो ब्रिटेन से ले लिया। इसके बाद एक और आप पढ़ते हो विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण, और ये जो विधि का समान संरक्षण है ये कहता है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। समान परिस्थितियों में आपको क्या करना है? समान व्यवहार करना है। क्लियर है? और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहां से लिया? अमेरिका से ग्रहण कर लिया। क्लियर है? ये कुछ बातें हैं। अगर विधि के समानता की बात करें ब्रिटेन से ली, आर्टिकल 14 है। अगर विधि के समान संरक्षण की बात करें तो वो हमने अमेरिका से ग्रहण कर लिया, और इसका मतलब होता है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। तो ये जो है ये व्यापक अवधारणा है, वो थोड़ी संकुचित अवधारणा है, ये कुछ डिफरेंस है। अगला चलते हैं भाई, कौन सा था? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 में स्पष्ट रूप से वर्णित है, और अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान, अर्थात 5 आधारों पर आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। ये 5 आधार हैं, और 5 आधारों के आधार पर, ये जो आधार हैं
इनके आधार पर आप किसी भी भारतीय नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज में। ठीक है भाई, मान लिया नहीं करेंगे। अब कुछ बात और, ये 5 मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। 5 मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, उनमें भी एक आर्टिकल यही है। और ये 5 कौन कौन से? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 29। ये 5 आर्टिकल आपको रट लेने हैं। एग्जामिनर यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि वो 5 मौलिक अधिकार या 5 आर्टिकल या 5 अनुच्छेदों में वर्णित मौलिक अधिकार जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, ये वो 5 मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल किनको प्राप्त है भाई? भारतीयों को प्राप्त है। क्लियर है? अब इसमें देखो, मान लिया कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है, लेकिन इसका भी एक अपवाद है। क्या अपवाद है? इसमें आप देखोगे अनुच्छेद अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 3, ये क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य स्त्रियों के लिए और बालकों के लिए, क्या कहता है कि स्त्रियों और बालकों को क्या प्रदान कर सकता है भाई? विशेष संरक्षण प्रदान कर सकता है। अर्थात उनके लिए अलग से अगर किसी प्रकार का कोई कानून बनाना चाहे तो आप ये नहीं कह सकते कि ये इस आर्टिकल का या अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है, क्योंकि स्पष्ट रूप से पहले से ही वर्णित किया जा चुका है अनुच्छेद 15 के सब क्लॉज 3 में कि भाई इसको आप उल्लंघन नहीं मानोगे। राज्य बालकों के लिए और स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 16 आप एक बार देखें। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समता। क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समता। अर्थात अगर किसी भी प्रकार की कोई नौकरी है, कोई सरकारी नौकरी के लिए सपोज करो एक आवेदन है, तो आपको अवसर की सभी को समानता है। आपको 15 में आपने पढ़ा था धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर तो था आर्टिकल 15, लेकिन इसमें एक बात और जोड़ दी, निवास, कि आप इन 6 आधारों पर, कितने? 6 आधारों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करोगे लोक नियोजन में। ये आपका आर्टिकल 16 कहता है। अब आप जब अनुच्छेद 16 का 4 पढ़ते हो, अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है? किसी कारण से सपोज करो किसी पिछड़े वर्ग को, क्या है? किसी पिछड़े वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है। क्या नहीं होता है भाई? कोई पिछड़ा वर्ग है, उसको यदि उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है किसी भी राज्य अधीन सेवाओं में, तो अनुच्छेद 340 का प्रयोग करेगा कौन? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति एक पिछड़े आयोग का गठन कर सकता है। और इसीलिए आप पढ़ते हो अनुच्छेद 1953, ईयर 1953 है, इसमें पहला आयोग जो बनेगा वो बनेगा काका कालेलकर। क्या बनेगा? काका कालेलकर आयोग बना। इसके बाद आप पढ़ते हो 1979 में, और 1979 में कौन बनेगा भाई? बीपी मंडल। और ये बीपी मंडल 1980 में अपनी रिपोर्ट देगा। क्या देगा? 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट दी बीपी मंडल ने। लेकिन और ये कितने 27% आरक्षण की बात इसने ओबीसी के लिए कही थी, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। इसके बाद आपको पता है सरकार बदलेगी, और सरकार बदलेगी, सॉरी 1990 में, कब? 1990 में बीपी सिंह की सरकार आएगी, और बीपी सिंह की सरकार में ये जो रिजर्वेशन है ये प्रदान किया जाएगा। ये आपका 27% जो रिजर्वेशन है, अनुच्छेद 16 से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। इसके बाद हमने पढ़ा था अनुच्छेद 17। कौन सा पढ़ा? अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत है भाई। इसका मतलब छुआछूत का निषेध है। और ये प्रश्न काफी बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। एग्जामिनर सीधा पूछ लेता है अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का निषेध भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद में वर्णित है?
अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के बाद एक आर्टिकल आता है समानता के अधिकार में, और वो आर्टिकल है अनुच्छेद 18। कौन सा है? अनुच्छेद 18। और अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। क्या कहता है भाई? उपाधियों का अंत किया गया है। क्लियर है? बात मान ली, उपाधियों का अंत किया गया है। अब उपाधियों का अंत कैसे है? तो दो हैं, एक तो सेना और एक है शिक्षा, मतलब शैक्षिक। इनमें यदि किसी प्रकार की आपको उपाधि प्रदान हो रही है तो इसको इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अर्थात इन दो क्षेत्रों में आप उपाधि ले सकते हो, उपाधि आपको प्रदान की जा सकती है, लेकिन इनके अलावा किसी भी प्रकार की उपाधि आप प्राप्त नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति विदेश से आप कोई उपाधि प्राप्त कर सकता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। ये भी अनुच्छेद 18 में वर्णित है। इसके बाद पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर है? 14 से 18 पढ़ लिया। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। 15 में धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर भेदभाव का बिल्कुल निषेध किया गया है। आप भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 आपका कहता है उपाधियों का अंत। चले भाई, स्वतंत्रता का अधिकार। रीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। ज्यादा डिटेल्स वीडियो देखनी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आप YouTube चैनल पर जाएं, मौलिक अधिकारों वाला पोर्शन देखें, और एक एक आर्टिकल्स को मैंने बहुत विस्तार से अच्छे प्रकार से तैयार किया हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन रीड के लिए इतना सफिशिएंट है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। जैसा कि आप पढ़ते हो, देखो यहां से एक अच्छा प्रश्न बनता है अनुच्छेद 19 से। क्या बनता है? क्योंकि आप देखते हो प्रस्तावना, और प्रस्तावना में मैंने आपको बताया था 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। एक विचार, एक अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात तो की गई है कहां? प्रस्तावना में। लेकिन अनुच्छेद जो 19 है, अनुच्छेद 19 करता है 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात, जिनमें सबसे पहले आपकी वाक और अभिव्यक्ति की। कौन सी है? वाक और अभिव्यक्ति की। इसके बाद आप देखते हो निर्बाध विचरण की भी स्वतंत्रता है ना। शांतिपूर्वक सम्मेलन की भी स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक सम्मेलन की भी स्वतंत्रता है। इसके बाद आप देखते हो आपको रोजगार या आजीविका की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19 में क्या है? शांतिपूर्वक सम्मेलन हो गया, निर्बाध विचरण हो गया, वाक अभिव्यक्ति हो गया। 1 2 3। चौथी जो स्वतंत्रता है वो है आपकी रोजगार या आजीविका, है ना, मतलब रोजगार या आजीविका की भी स्वतंत्रता है। इसके बाद एक स्वतंत्रता है इसमें संघ या सम्मेलन की। किसकी भाई? संघ या सम्मेलन की। और एक है आपकी निवास अर्थात आवास की। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं जो आपके अनुच्छेद 19 में वर्णित है। और प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन मिलता है। ये भी एक अच्छा प्रश्न एग्जामिनर यहां से पूछ सकता है, याद रखेंगे। अगला जो आर्टिकल है अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। बिल्कुल जी हाँ, देखो बार बार कह रहा हूं, सुमेलित करवाने वाला प्रश्न आ सकता है एक तो आर्टिकल से, तो आपको एक साइड आर्टिकल दे देगा और एक साइड आपको अधिकार दे देगा जो भी वर्णित है उस अनुच्छेद में। तो एक तो ये आप याद रख लें एक एक आर्टिकल्स को। दूसरा, जो जो इनसे इंपॉर्टेंट प्रश्न किस प्रकार बन सकते हैं वो मैं साथ में आपको डिस्कस करके क्लियर करवा रहा हूं। चलिए अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब इसमें क्या दे रखा है? देखो इसमें दे रखा है अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में एक तो क्या है, दोहरे दंड का प्रावधान नहीं है, मतलब दोहरे दंड का प्रावधान है ना, मतलब एक ही जुर्म के लिए आपको 2 सजाएं नहीं मिल सकती, ये आपको संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 20। और क्या कहता है? और कहता है कि कोई भी भूतलक्षी नियम, भूतलक्षी कोई भी कानून आप पर क्रियान्वित नहीं होगा, मतलब लागू नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि कोई कानून जो पहले था, आपका जुर्म जिस डेट में है, जिस तारीख में है, उस समय जो कानून लागू था केवल वही कानून आप लागू होगा। जैसे आपने जुर्म किया, सपोज करो कोई तारीख
2020 में 2020 में आपने जो जुर्म किया उसकी सजा थी 5 वर्ष, और वर्तमान में 2025 आते आते इस जुर्म की सजा हो गई 10 वर्ष। तो आपको ये जो सजा है ये केवल 5 वर्ष मिलेगी। ये आपका भूतलक्षी कानून है। क्लियर है? ये अनुच्छेद 20 देता है। एक कहता है आपको स्वयं के विरुद्ध गवाही, आपको कोई स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ये कुछ प्रावधान है जो आपका अनुच्छेद 20 करता है। अनुच्छेद 21 इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है यहां से और अच्छा प्रश्न बनता है, जिसमें देखो बार बार एक आर्टिकल तो देखो, ये जो 15, 16, 19, 29 और 30, एक तो ये आर्टिकल है जो आपको रट लेने हैं, ये केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। एक अच्छा प्रश्न, केवल भारतीयों को प्राप्त कितने मौलिक अधिकार? 5 मौलिक अधिकार, जिनमें से एक अनुच्छेद 19 से एक प्रश्न बनता है कि जैसे ही क्या होगा, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 पढ़ा है आपने, 352 और 356, 360 आपातकाल। अनुच्छेद 352 के द्वारा अगर आपातकाल लगा दिया जाएगा तो आपातकाल लगते ही सबसे पहले एक बात तो वैसे ये है कि मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, और मौलिक अधिकारों में अगर सबसे पहले कोई अधिकार है जो निलंबित होगा वो अनुच्छेद 19 है। लेकिन 2 मौलिक अधिकार हैं जो वो कभी समाप्त नहीं होते हैं, तो वो कौन से हैं आपके? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। ये वो 2 मौलिक अधिकार हैं जो आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जैसे। क्लियर है? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो अनुच्छेद 21 है जिसमें आप पढ़ते हो आपको जीवन का अधिकार है। क्या पढ़ते हो? आपको जीवन जीने का अधिकार है, आपको प्राण एवं जीवन, यही है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसको बोलते हैं आप, मैंने आपको बताया था भाग 3 जिसको आप मैग्ना कार्टा की संज्ञा देते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि आर्टिकल कौन सा है, आपका आंसर बदल जाएगा और आप कहोगे सर अगर भाग नहीं पूछे वो और भाग के बजाय अनुच्छेद दे दे, आप आंसर बताओगे अनुच्छेद 21 जो आपका मैग्ना कार्टा है। थोड़ी मेरा प्रयास है कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दूं, थोड़ा स्पीड है मेरी मतलब पढ़ाने की, क्योंकि मेरा प्रयास है एक ही वीडियो में आपको सारे के सारे मौलिक अधिकार में क्लियर करवा सकूं। इसके बाद 21 से जो प्रश्न बनता है वो और क्या बन सकता है, जैसे आपको देखो चिकित्सा पाने का अधिकार, आपको विदेश घूमने का अधिकार है ना, विदेश जाने का अधिकार कौन सा है, आपको विवाह करने का जो अधिकार है ये कौन प्रदान करता है, ये सारे के सारे अधिकार हैं जो आपके अनुच्छेद 21 में है। क्लियर? इसके बाद आप देखोगे अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 से पहले एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप पढ़ लें और यहां से प्रश्न एग्जाम में बनता है, वो है आपका अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? देखो सबसे पहले एक अमेंडमेंट होगा तो जोड़ा गया है, तो वो कौन सा संविधान संशोधन है? वो है 86वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 2002 में हुआ। इसके द्वारा भारतीय संविधान में इस आर्टिकल को जोड़ा गया। एक अच्छा प्रश्न। दूसरा, कौन से ईयर? तो 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बालक हैं उन पर लागू होगा। कक्षा कौन सी है? कक्षा है आपकी 1 से लेकर 8। और अधिकार कौन सा है? तो अधिकार है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। और इंपॉर्टेंट लगा लेना है, यहां से एग्जामिनर आपसे इन सब से प्रश्न किसी भी प्रकार पूछ सकता है। किस किस प्रकार के प्रश्न यहां से बन सकते हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। क्लियर है? तो 21A जोड़ा जाएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में होगा। 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों के लिए आपको कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी है। ये आपका है मौलिक अधिकार। क्लियर जी? यस। हाँ सुनो, चले भाई अगला देखें आप एक बार। यस, अनुच्छेद 21 हो गया और इसके बाद हमने एक आर्टिकल लेना है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अब देखो
आपको सपोज करो गिरफ्तार कर लिया गया है, आपको गिरफ्तारी की दशा में आपको गिरफ्तार करने के कारण जानने का अधिकार है, आपको अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार है, आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ये वो कुछ अधिकार हैं जो आपको प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22। क्लियर। अगला पढ़े अनुच्छेद 23 से लेकर 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप देखोगे मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध, अच्छा आर्टिकल है। और अनुच्छेद 24 भी इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना है। जोखिम भरे कार्यों में बालकों का, लेकिन कौन से बालक, जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है। 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनको आप जोखिम भरे कार्य, जैसे आप कोई कारखाना है, आप कोई खान है, उनमें जो भी जोखिम भरा कार्य है 14 वर्ष से कम आयु के बालक को आप इन कार्यों में नहीं लगा सकते हैं। ये आपका अनुच्छेद 24। मानव दुर्व्यापार, कोई स्त्री पुरुषों की बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें आप वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है, बेगार प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया है, बलात्श्रम जिसको आप बेगार प्रथा भी कह सकते हो, इन सबका जो प्रतिबंध है वो कौन सा है। मानव की जो खरीद फरोख्त है, क्या है, खरीद फरोख्त है, उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह है आपका अनुच्छेद 23। और अनुच्छेद 24 है 14 वर्ष से कम आयु का जो बालक है उसको आप जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगा सकते। अगला है भाई धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28। अनुच्छेद 25 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये कहता है कि भाई कोई भी नागरिक है भारत का, वो अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है, उसको धार्मिक स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म को स्वीकार करे, सपोज करो किसी ने जन्म हिंदू परिवार में लिया, उसने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया, बिल्कुल कर सकता है। मुस्लिम में लिया, उसने हिंदू धर्म, उसने जैन धर्म, कोई भी धर्म, मतलब सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी प्रकार की आप पर कोई बाध्यता नहीं है, अनुच्छेद 25 कहता है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। आप किसी भी प्रकार की कोई संस्था है उसका आयोजन कर सकते हो, उसका प्रबंधन कर सकते हो, ये प्रदान करता है आपका अनुच्छेद 26। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 27, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके तहत कोई भी राष्ट्र है वो किसी विशेष धर्म के लिए कोई टैक्स नहीं लगा सकता है, और जो टैक्स उसको आ रहा है किसी भी सोर्स से, उस टैक्स का उपयोग भी किसी भी धर्म के लिए संरक्षण प्रदान करने में नहीं कर सकता है, अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 28 आपको धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता है। जबरदस्ती आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारत के नागरिकों को किसी भी धार्मिक शैक्षिक संस्थान में आप जबरदस्ती शिक्षा लेने के लिए पाबंद नहीं कर सकते। दूसरा, कोई भी जो सपोज करो कोई ऐसा शैक्षिक संस्थान है जो राज्य निधि से संचित है, पोषित है, उसमें भी आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हो, ये कहता है अनुच्छेद 28। क्लियर है। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 29 से 30। अच्छा है, यहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछता है, किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले बात करें अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। जी हां, अल्पसंख्यक, देखो सबसे अच्छा प्रश्न जो बनता है वो बनता है कि दो आधार हैं। कितने आधार हैं? दो आधार हैं जहां से, जिनके आधार पर आप अल्पसंख्यक मान सकते हो, एक धर्म और एक है भाषा। अर्थात भारत में दो ही अल्पसंख्यक है, एक धार्मिक आधार पर और एक भाषाई आधार पर। और अच्छा प्रश्न बनता है यहां से, और पूछा भी गया है प्रश्न कि निम्न में से किन दो आधारों पर या कौन से आधारों पर अल्पसंख्यक माना जा सकता है, तो धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर। 29 क्या कहता है? 29 कहता है कोई ऐसे अल्पसंख्यक है जो उनकी भाषा विशेष है, उनकी कोई लिपि है वो विशेष है, उनकी कोई संस्कृति है वो विशेष है। जैसे आप आदिवासी लोग देखते हो, उनकी और हमारी संस्कृति में अंतर रहता है। तो अनुच्छेद 29 ये उनको संरक्षण प्रदान करता है कि आप अपनी लिपि, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति का संरक्षण रख सकते हैं, किसी भी प्रकार से उनको स्वतंत्रता है। इसके बाद करें अनुच्छेद 29, बिल्कुल जी हां, यही आर्टिकल आगे कहता है कि ठीक है, आपकी संस्कृति अलग है, आपकी भाषा अलग है, आपकी विशेष लिपि है, आप उस लिपि के संरक्षण के लिए कोई भी शैक्षणिक संस्थान है उनकी आप स्थापना कर सकते हो, आप उनका प्रबंधन कर सकते हो, उनका प्रशासन कर सकते हो।
ये आपका अल्पसंख्यकों का अधिकार। और किन आधारों पर? तो दो आधारों पर अल्पसंख्यक भारतीय संविधान में माना गया है, एक धार्मिक आधार और एक भाषाई आधार पर। क्लियर है? ये प्रश्न अच्छा है, यहां से पूछ सकता है एग्जाम, इसको इंपॉर्टेंट लगाना है आपको। किन आधारों पर? तो धार्मिक आधारों पर, भाषाई, दो आधारों पर अल्पसंख्यक माना है। अनुच्छेद 29 कहता है भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण है, विशेष है। और इसके बाद 30 कहता है कि आप उस लिपि, भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए क्या कर सकते हो? शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हो और उनका प्रबंधन कर सकते हो, अनुच्छेद 30। इसके बाद एक आर्टिकल है अनुच्छेद 31, जो कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। सबसे पहला मूल संविधान में था, क्या था भाई? मूल संविधान में था। अब है क्या? आप कहोगे सर अब नहीं है। अब नहीं है तो हटा कैसे? हटा कैसे? तो साहब 44वां अमेंडमेंट हुआ 1978 में और इसके द्वारा इसको हटा दिया गया। वर्तमान में कहां है? तो वर्तमान में ये केवल एक सामान्य विधिक अधिकार है। क्या है? सामान्य विधिक अधिकार है। और कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300A में है। जिस जिस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं वो सारा मैं आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूं। अगला भाई अनुच्छेद 32, अच्छा है, यहां से आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना है। देखो सबसे पहला फैक्ट क्या बनता है? भारतीय संविधान की आत्मा, क्या कहते हैं इसको? भारतीय संविधान की आत्मा आधारशिला की संज्ञा दी। और किसने दी? तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने दी। किसने दी? डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने दी, जो प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। और इन्होंने क्या दी भाई? इन्होंने कहा कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जिसमें आप पढ़ते हो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये क्या है? ये आत्मा है किसकी? भारतीय संविधान की। और क्या फैक्ट बन सकते हैं? तो देखिए, जैसे ही आपका है क्या एक्चुअल में, आत्मा की संज्ञा क्यों दी? तो इसमें वर्णित है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की दशा में कोई व्यक्ति न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की दिशा में 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जिसमें एक रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक है आपका परमादेश, एक है आपका उत्प्रेषण, एक है आपकी प्रतिषेध और एक है आपकी अधिकार प्रच्छा। क्या है? अधिकार प्रच्छा। ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्लियर है? ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, वर्णित है अनुच्छेद 32 में। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो क्या सर? उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है। आंसर होगा जी हां, बिल्कुल करता है। अनुच्छेद 226 में वर्णित अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए ये कौन? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय भी रिट जारी करता है। और कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 6 प्रकार की। 5 प्रकार की रिट वही है और एक रिट है इंजंक्शन। ये एक अलग रिट है जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और रिट जारी करने में सुप्रीम कौन है? ये उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल 5 प्रकार की रिट जारी करेगा, जबकि जो हाई कोर्ट है वो 6 प्रकार की रिट जारी करता है। ये आपका अनुच्छेद 32 है। मौलिक अधिकारों से जहां जहां से प्रश्न किस किस प्रकार से बन सकता है वो मैंने इस क्लास में पूरा प्रयास किया है आपको बताने का। सबसे पहले थोड़ा सा अगर आप विस्तार से देखें, क्विक रिवीजन अगर मैं आपको कराऊं तो सबसे पहला प्रश्न बन सकता है भारतीय संविधान के भाग को लेकर। भाग 3 है मौलिक अधिकारों का। कौन सा है? भाग 3, जहां मौलिक अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद पूछ ले, अनुच्छेद 12 से 35। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, जो भाग पूछे तो भाग 3 और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 21। क्लियर है? ये थी आज की क्लास। क्विक रिवीजन थोड़ा सा आप कर लें तो देखो, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, 15 में
धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता। 17 में अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। ये क्या है? समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। 19 में वाक अभिव्यक्ति संबंधी कुछ 6 प्रकार के वो है स्वतंत्रता। 20 की बात करें तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 की बात करें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 की बात करें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 आपको निवारक निरोध से संरक्षण प्रदान कर सकता है गिरफ्तारी के संबंध में। अनुच्छेद 23 से लेकर 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 23 में आप पढ़ोगे मानव दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 आपसे कहता है कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बालक हैं उन बालकों को आप क्या करोगे भाई? उन बालकों को किसी प्रकार के जोखिम भरे कार्य में नहीं लगा सकते। अनुच्छेद 25 से 28 आप पढ़ते हो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 25 आपका अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसके बाद शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना। इसके बाद आपको 27 कहता है कि वो धार्मिक कर नहीं लगाए जा सकते हैं, धर्म के आधार पर किसी विशेष धर्म को आप कर नहीं लगा सकते। और इसके बाद आप पढ़ते हो 29 से लेकर 30, जिसमें शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 कहता है कि विशेष लिपि, भाषा और कोई संस्कृति है उसको संरक्षण। 30 में जो विशेष अल्पसंख्यक हैं वो अपनी लिपि, भाषा, संस्कृति को बचाए रखने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 31 जो वर्तमान में संविधान में नहीं है, संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया जाएगा और वर्तमान में अनुच्छेद 300A में है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की दशा में रिट जारी करेगा। क्या करेगा? रिट जारी करेगा। 5 प्रकार की रिट है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परम आदेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षेप। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इस अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा की संज्ञा देते हैं। ये कुछ वो आर्टिकल्स हैं जो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मौलिक अधिकारों से बनते थे वो सारे के सारे आपके रीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट थे वो सारे हमने आज की क्लास में कवर किए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी की एमसीक्यू सीरीज को लेकर। तब तक के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को और थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है। आप और अच्छा, जैसे जो समय आप दे रहे हैं उससे 1-2 घंटे और ज्यादा समय दें और पूरे जोश और जुनून के साथ आप तैयारी में जुट जाएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू सीरीज लेकर। बिल्कुल प्रयास रहेगा आपके एग्जाम से पहले पॉलिटी का पूरा सिलेबस निःशुल्क आपको मिलने वाला है और पूरे मेहनत के साथ मैं प्रयास करता हूं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊं। और तरीका यही रहने वाला है, पहले डिटेल्स वीडियो, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू और लास्ट में मैं लेकर आऊंगा एक रैपिड रिवीजन वाली क्लास। तो आप बिल्कुल डटे रहें, तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। थैंक यू।